नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। धनु लग्न में राहु और 428 429 में भी इसी की चर्चा हुई और चर्चा हुई 8वें स्थान तक। अब बात आ जाएगी 9वें स्थान में कि राहु यदि 9वें स्थान में हो तो किस प्रकार का फल करेगा। फल करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि इन बातों का ध्यान रखिए कि राहु अशुभ ग्रह है, शनिवत राहु है, इसके गुण स्वरूप का ध्यान रखेंगे, कारकत्वों का ध्यान रखेंगे, स्थिति और दृष्टि का ही फल करेगा। और राहु जिस स्थान में स्थित है उसके स्वामी के यदि 2 राशि हैं तो दोनों जिन जिन भावों में वो राशि स्थित है उन दोनों का फल करेगा। लेकिन इस पाठ को तभी समझ पाएंगे आप अच्छी तरह से जब आप पीछे से क्रम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो क्रम नहीं टूटना चाहिए और क्रम पिछले से पिछले पाठ, अगर आप 2 नंबर पाठ पे भी कहीं कोई प्रश्न आ जाएगा आप हमको मेल कर सकते हैं, उसका भी जवाब आपको मिलता है। अभी तक तो दे पाने में सक्षम है, आगे ईश्वर की मर्जी। तो राहु 9वें स्थान में है, तब ये भाग्य का स्थान है। तो ऐसे जातक भाग्यवान होंगे तो जरूर होंगे। लोग कहता है कि राहु भाग्य स्थान में चला गया, भाग्य की हानि हो गई। वो हानि क्यों कर रहा है? वो स्थान ही योगकारी है। उस स्थान में कोई भी बैठेगा तो उसको उसी स्थान का फल करना है। तो उसका वहाँ का काम है लक फेवर, लक की बात है तो लक की बात करेगा, भाग्य की बात करेगा, धर्म की बात करेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे राहु 9वें स्थान में है तो जातक धार्मिक नहीं होगा, जातक धार्मिक होगा। पिता की बात होती है तो पिता का मान सम्मान नहीं करेगा, ऐसा संभव नहीं है। वो पिता का मान सम्मान करेगा क्योंकि ये योगकारी है। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठेगा उस भाव के शुभ फल को करता रहेगा। और राहु केतु को तो किसी स्थान विशेष का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, इसीलिए उस स्थान विशेष का प्रभाव लेकर के भी यहाँ नहीं बैठा। इसीलिए स्वतंत्र रूप से वो 9वें के अच्छे फलों को करता रहेगा। इस बात को आप लोग समझिए, नहीं तो आपको बताया जाएगा कि राहु 9वें में है, ये तो गलत हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब यहाँ राहु यदि गुरु के साथ हो गया तो गुरु चांडाल बता देंगे, जबकि वो लग्नेश और चतुर्थेश के साथ है, उसको अच्छा रिजल्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अगर किसी भी तरह का अविश्वास होता है कि हम बता रहे हैं, तो हो सकता है कि अपनी मर्जी से बता रहे होंगे, तो आप होरा पराशर, फल दीपिका, सारावली जैसे कई सारे, मानसागरी, कई सारे पुस्तक हैं जो टेक्स्ट बुक के रूप में इस्तेमाल होता है ज्योतिष में, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से जब इसकी दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा नहीं करेगा क्योंकि दृष्टियों में अशुभता होगी। तो ऐसे जातक भय में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, हमेशा किसी न किसी बात का डर मन के अंदर होता रहेगा। और इसकी दृष्टि तीसरे स्थान के ऊपर जाएगा तो ऐसा जातक खेल कूद प्रेमी नहीं होगा, कला के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। छोटे भाई बहन होंगे या नहीं भी हों, नौकर चाकर का सुख मिले नहीं भी मिले, क्योंकि दृष्टियों का प्रभाव अच्छा नहीं कहते। और पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो पंचम से विशेष रूप से विवेक की बात होती है, बुद्धि की बात होती है। और ये षड्यंत्रकारी ग्रह कहा गया है, योजना बनाने में निपुण है, तो आपके विवेक का प्रयोग गलत दिशाओं में कर सकता है। इसके लिए आप सावधान रहने की जरूरत है कि हमको ये पता होता है कि हम कुछ न कुछ किसी के लिए अच्छा या बुरा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो धार्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो भी बुरा किसी का कर सकता है। तो चलिए, अब राहु यदि 10वें स्थान में स्थित हो तो किस प्रकार का फल करता है। अब समझ लीजिए कि 10वें स्थान में राहु है तो 10वें का बहुत अच्छा फल करेगा। कार्य करने में निपुण होगा, किसी भी तरह के कार्य को करेगा। ऐसे जातक यदि किसी कंपनी में या किसी क्षेत्र में काम करते हों और एक निश्चित समय पर काम को पूरा करना है तो इसके लिए राहु का 10वें स्थान में होना बहुत अच्छा है। कहीं स्ट्रेटेजी बनाने का काम हो
और वहाँ यदि दशम में राहु वाले ऐसे स्टाफ आपको मिल जाए तो आपका स्ट्रेटेजी इतना अच्छा बनेगा कि आगे कंपनी की तरक्की होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने यहाँ बड़े पदों पर यदि किसी को रखना चाहते हैं तो उसकी भी पत्रिका दिखाते हैं, देखिए इसको हम CEO बना सकते हैं कि नहीं, CFO बना सकते हैं कि नहीं, इसके अंदर वो गुण है कि नहीं, ये हमारे कंपनी को आगे ले जा सकता है कि नहीं। तो ऐसे स्थिति में राहु यदि दशम स्थान में है तो ऐसे जातक योजना बनाने में बड़े निपुण होंगे। अपने सहकर्मियों को भी साथ लेकर के, अर्थात यदि कोई काम करने में कमज़ोर है तो उसका भी उत्साह वर्धन करते हुए आगे काम करवाएंगे। अब राहु धन स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, कुटुंब स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, वाणी स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो हो सकता है कि वाणी बहुत अनुकूल ना हो, हम अपने सगे संबंधियों के साथ बहुत अनुकूल माहौल में न रह सकें, धन की कमी हो, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। या जब राहु की दशा आएगी तो उस समय पे हमारे धन में कमी होने का, किसी न किसी रूप में धन के खर्च हो जाने की संभावना अधिक होगी। तो सामान्य फल पूरे जीवन चलता रहता है। कोई भी ग्रह जिस स्थान में बैठता है उसके अनुरूप आपको ढाल देता है, लेकिन विशिष्ट फल जब किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो वहाँ आपको देखने को आएगा। तो यहाँ हम सामान्य और विशिष्ट दोनों फलों की चर्चा साथ में करते हुए चल रहे हैं। भूमि भवन मकान वाहन आदि का सुख कम हो, माता का सुख कम हो, घर से दूर जाकर के काम आदि करना पड़े, घर से दूर जाकर के अधिक सफलता प्राप्त हो, तो इसकी संभावना राहु यदि दशम स्थान में है तो संभव है। अब इस स्थान से छठे स्थान को देख रहा है तो छठे स्थान से संबंधित फलों की प्राप्ति, अर्थात रोग ऋण शत्रु, ये तीनों परेशान कर सकता है। आपको संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है और संघर्ष करेंगे तो सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। चलिए, राहु यदि एकादश स्थान में स्थित हो तो क्या फल होगा। ये वृद्धि का स्थान है, लाभ का स्थान है। तो राहु अन्य ग्रहों की तरह ही फल करता है, तो ये लाभ का फल करेगा, क्योंकि ये अष्टमेश नहीं हो सकता, ये नवमेश नहीं हो सकता, ये द्वादशेश नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो इसको काल पुरुष के पत्रिका में कहीं का स्वामित्व प्राप्त है, न तात्कालिक इस पत्रिका में कहीं का स्वामित्व प्राप्त है। इसीलिए जिस स्थान में बैठ रहा है उसका पूरा पूरा फल करेगा, और इसका फल करने के साथ साथ वो छठे का भी फल करेगा। क्यों? क्योंकि उसके स्वामी की दूसरी राशि छठे स्थान में स्थित है, इसीलिए छठे का भी फल करेगा। तो लाभ पर्याप्त होगा, समय समय पर प्रमोशन आदि मिलते रहेंगे। आप सरकार के द्वारा या अपने जहाँ भी काम करते हैं उस कार्य क्षेत्र में आप पुरस्कृत किए जाएंगे, आपके कार्यों को सराहा जाएगा, आपके शत्रु अधिक होंगे, आपके स्वास्थ्य में परेशानी होगी और आप जल्दी ऋण ले सकते हैं। तो ये हो गया हमको छठे का और एकादश का फल। अब दृष्टि कहाँ दे रहा है? तीसरे स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है। चाहे वो सप्तम में बैठ के दृष्टि दे रहा हो या एकादश में बैठ के दृष्टि दे रहा हो, पूर्ण दृष्टि है और वो राहु की दृष्टि है। तो अब राहु की दृष्टि है तो उसके दृष्टि को शुभ कहेंगे नहीं। तो तीसरे स्थान से संबंधित फलों की हानि, अर्थात कला के क्षेत्र में रुचि का न होना, खेल कूद में रुचि का न होना। बहुत लोगों को देखेंगे कि बहुत अच्छा क्रिकेट मैच चल रहा है लेकिन वो अपने धुन में मस्त है, उसको कोई लेना देना नहीं है, न क्रिकेट देखना है, न फुटबॉल देखना है, न कोई मूवी आदि देखना है, वो अपने आप में मस्त है। समाचार सुनना है तो सिर्फ समाचार ही सुनते रहेंगे, अर्थात कला खेल कूद आदि में रुचि नहीं होना, नौकर चाकर का अभाव होना, छोटे भाई बहन की कमी होनी, और यदि छोटे भाई बहन हो तो उसको कष्ट होना, ये भी कहा जा सकता है। पांचवें स्थान को देख रहा है तो संतान के ऊपर
ध्यान देने की ज़रूरत होगी। संतान का न होना, संतान हो तो उसको कष्ट होना, आपके बुद्धि विवेक सही दिशा में न काम करके गलत दिशा में काम करें। और नवीं दृष्टि इन स्थान के ऊपर है, सप्तम स्थान के ऊपर है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कमी महसूस करेंगे, बहुत दाम्पत्य सुख प्राप्त न हो, यात्राओं में कष्ट, पार्टनर के साथ परेशानी, दैनिक कार्य को टालने का प्रयास करेंगे, व्यवसाय में बहुत बरकत नहीं हो, इसकी संभावना है। अब राहु यदि द्वादश स्थान में स्थित हो, तो हमने आपको कहा कि एक फल ऐसा जो आप अपने जीवन में हमेशा उसको आप अपने जीवन में प्राप्त करते रहेंगे, और दूसरा विशेष फल जो उसके दशा अंतरदशाओं में प्राप्त होगा। द्वादश में राहु है तो ये आपको भोगी बना सकता है, द्वादश में राहु है तो ये आपको अपव्ययी बना सकता है, द्वादश में राहु है तो कोर्ट कचहरी आदि का परेशानी हो, जेल आदि की परेशानी हो, लेकिन आप उससे फिर से बच जाएंगे, कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके वहाँ से निकल जाएंगे। अब आठवीं राशि है, ये मंगल की राशि है, तो मंगल की दूसरी राशि कहाँ है? पंचम स्थान में। तो बहुत विवेकी होंगे, इसीलिए हमने कहा कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा करके आप बाहर हो जाएंगे, बहुत विवेकी होंगे। द्वादश बैठा राहु भी संतान दे देता है, लोगों को आश्चर्य होता है। क्यों दे देता है? क्योंकि वो द्वादश के साथ साथ पंचम का भी फल कर रहा है। जबकि पंचमेश का द्वादश में जाना या द्वादशेश का पंचम में आना, अर्थात द्वादश से किसी भी प्रकार का पंचम का संबंध हो तो पंचम की हानि को बताया जाता, लेकिन यहाँ वृश्चिक राशि का राहु अगर द्वादश में भी बैठा हो तो वो भी संतान देने में सक्षम हो जाता। अब पांचवी दृष्टि से कहाँ देख रहा है? सुख स्थान को देख रहा है, तो सुख में कमी हो, माता को कष्ट हो या माता से कष्ट हो, भूमि भवन वाहन मकान आदि का सुख कम हो, वहां से दृष्टि आ रही है छठे स्थान के ऊपर, रोग ऋण शत्रु आदि से परेशान रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी कर्ज लेकर के कर्ज के बोझ के तले दबे रहे, और अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो अचानक चोट चपेट दुर्घटना, और राहु दे रहा है तो राहु बाहुबल का कारक है, ये दुर्घटना ज़्यादा तेज दे सकता है, उस दुर्घटनाओं में खतरा हो सकता है। राहु रोग दे रहा है तो रोग ऐसा देगा जिसको असाध्य रोग बोलेंगे। तो राहु की स्थिति, और स्थिति से ये समझ में आएगा कि वो कर्क और सिंह राशि में है, तब तो सिर्फ उसी भाव का फल करेगा जहां कर्क और सिंह स्थित है, लेकिन अन्य 5 ग्रहों की राशि में है तो उनके दोनों भावों का फल करेगा, और जहां स्थित है उस भाव का पूर्ण फल करेगा। जितना उसका स्वामी वहां स्थित होकर के फल नहीं करेगा, उससे भी अधिक फल राहु वहां स्थित होकर करता है। और राहु की दृष्टि जहां भी जाएगी उन स्थानों में फलों की कमी कहेंगे, लेकिन कमी कब कहेंगे? जब भाव भावेश और कारक भी परेशान हो, पीड़ित हो, अच्छे स्थिति में ना हो, बलवान ना हो, तब ज़्यादा कमी कहेंगे। यदि किसी स्थान के ऊपर दृष्टि राहु दे रहा है लेकिन वो भाव बहुत बलवान है, उसका स्वामी बलवान है, उसके कारक की स्थिति बहुत अच्छी है, तो फिर हम हानि नहीं कहेंगे। अर्थात हम भावाश्रय फल तो जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक ग्रहों से किसी का भविष्य नहीं बता सकते। ये एक समझने का तरीका है। इसमें कहीं कोई समझ में दिक्कत आ रही हो तो कभी भी नंबर स्क्रीन पे चलता है, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हर एक जून और जनवरी में हमारे यहाँ एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होता है, जिसकी सूचना हम कम्युनिटी पे देते रहते हैं, यहाँ से भी देते हैं। यदि आपको हमसे सीखना हो तो आप नामांकन करा सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए एक फ़ी रखा गया है,
फी जमा करके आप हमसे कंसल्टेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न मेल पर आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, उन सभी का जवाब फ्री में दिया जाता है, ये आप लोगों को समझना। तो कोई दिक्कत हो तो संपर्क करें। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।